गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग का पाठ एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न पढ़ेंगे। आज हम इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। यह एक निबंध है और इस निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न के पहले भाग में मैं आपको बता चुकी थी कि लेखक हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र सो रहे हैं और सोते सोते वो एक सपना देख रहे हैं और ये पूरा पाठ जो है वो सपना ही चल रहा है। सपने में लेखक ने अपना नाम अमर करने के लिए एक विद्यालय का निर्माण किया और हिमालय की गुफाओं से ढूंढ ढूंढ कर उस विद्यालय के लिए शिक्षक लेकर के आए। एक शिक्षक का परिचय लेखक पिछले जो भाग हमने पढ़ाया था उसमें वो दे चुके थे और वो लेखक जो थे उनका नाम था पंडित मुग्धमणि शास्त्री। अब हम पढ़ेंगे लेखक के विद्यालय में नियुक्त किए गए अगले अध्यापकों का परिचय। और अगले अध्यापक का परिचय देते हुए लेखक कहते हैं, हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं इनका नाम पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी। लेखक सभी श्रोताओं को अपने विद्यालय के उद्घाटन के समय संबोधित करते हुए अपने विद्यालय के एक शिक्षक का परिचय देते हैं और उनका नाम बताते हुए कहते हैं कि हे मित्रों, ये जो मेरे निकट महाशय बैठे हुए हैं इनका नाम पाखंड प्रिय है। और देश में एक समय ऐसा था जब इनकी बड़ी मान्यता थी। मान्यता थी का अर्थ होता है इनकी बड़ी देश में मान्यता थी, लोग इन्हें बहुत ही मानते थे। सभी स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, अर्थात इस देश के सारे स्त्री पुरुष इनके वश में थे। परंतु अब काल चक्र के मारे मतलब समय के चक्र के मारे अब इनका समय ऐसा आया है कि अंग्रेजी पढ़े हुए हिंदुस्तानियों ने इनकी सारी पोल पट्टी खोलकर इनकी बड़ी ही दुर्दशा कर दी है। इस कारण प्राण बचाकर ये हिमालय की तराई में, तराई का अर्थ होता है तलहटी में, ये हिमालय की तलहटी में छुपे हुए हैं और वहाँ पर हरित दूर्वा बोलते हैं हरी घास, हरित दूर्वा पर संतोष करके अपना कालक्षेप करते थे। कालक्षेप मतलब समय बिताते थे। अर्थात एक समय ऐसा था जब देश में लोग इनको बहुत मानते थे, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने इनके सारे ढोंग को सबके सामने उजागर करके और इनकी सारी पोल पट्टी खोलकर इनकी दुर्दशा कर दी है और इसीलिए अपने प्राण बचाकर हिमालय की तलहटी में ही हरी घास पर अपना समय बिताया कर रहे हैं। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले, अर्थात भगवान किसी पर भी बुरा समय न डाले। जब तक इनका राज था, जब तक पाखंड प्रिय का लोगों पर राज था, तब तक दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे, अर्थात तब तक ये बड़ी मुश्किल से भोजन करने का समय भी निकाल पाते थे। और अब कहाँ, अब स्वान और श्रृंगाल के संग दिन काटने पड़ रहे हैं। अब ये इतने अकेले रहते हैं कि कुत्तों और सियारों के संग, श्वान मतलब कुत्ते और श्रृंगाल मतलब सियार, कुत्ते और सियारों के साथ ये समय बिता रहे हैं। परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है। लेखक कहते हैं मुझे इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है, इनकी योग्यता पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको यहाँ स्थिर रह जाने देंगे, अर्थात एक महीना भी अगर ये यहाँ रह गए और इन्होंने बच्चों को पढ़ाया तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। पानी फेर देना मतलब सब कुछ नष्ट कर देना, कि नए धर्मों को ये अपने ज्ञान के आगे सब कुछ नष्ट कर देंगे। तो लेखक इस प्रकार से अपने धर्मशास्त्र के अध्यापक पाखंड प्रिय का वर्णन लोगों के सामने कर रहे हैं। और अगले अध्यापक का वर्णन करते हुए कहते हैं, इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष हैं। पंडित मुग्धमणि शास्त्री, पंडित जो पाखंड प्रिय हैं, उन दोनों से अलग ये हैं पंडित प्राणांतक प्रसाद। ये बड़े ही प्रशंसनीय पुरुष हैं, अर्थात ये प्रशंसा के योग्य हैं। जब तक इस घट में प्राण है, घट का अर्थ होता है हृदय, जब तक इस हृदय में प्राण रहेंगे तब तक न तो किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी है और न बन पड़ेगी, अर्थात न तो कोई इनकी प्रशंसा करने के योग्य है और न ही कोई आगे इनकी प्रशंसा कर पाएगा। ये महावैद्य के नाम से इस संसार में जाने जाते हैं और ये क्या पढ़ाएंगे, ये चिकित्सा का शास्त्र पढ़ाएंगे। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। वो कितना ही रोग से पीड़ित क्यों ना हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त हो जाता है। लेखक कहते हैं कि जो पंडित प्राणांतक प्रसाद हैं ये बड़े ही योग्य चिकित्सक हैं और ये इतने कुशल चिकित्सक हैं कि इनकी औषधि मिलते ही
व्यक्ति का रोग भी समाप्त हो जाता है और संसार से भी उसको छुट्टी मिल जाती है और वह चिता पर चढ़ जाता है। चाहे कितना ही रोग से पीड़ित व्यक्ति हो, उसको क्षण भर में ये अपनी औषधि देकर कौन सा सुख मिलवा देते हैं, प्राप्त करवा देते हैं, स्वर्ग का सुख प्राप्त करवा देते हैं। जब तक औषधि नहीं देते, केवल उसी समय तक प्राणी के सांसारिक व्यथा लगी रहती है। सांसारिक व्यथा, सांसारिक व्यथा, ये जब तक औषधि नहीं देते, केवल तभी तक व्यक्ति को या रोगी को संसार के कष्ट लगे रहते हैं। जैसे ही ये औषधि देते हैं, व्यक्ति को अपने दुखों से और संसार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है और वो सीधा स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, कुछ काल की अपेक्षा कीजिए मतलब कुछ समय का इंतजार कीजिए। आप लोग कुछ समय का इंतजार कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप ही प्रकट हो जाएगी। ये कितने चतुर हैं, कितनी अच्छी इनकी चिकित्सा है, ये सबके सामने थोड़ी देर में अपने आप ही आ जाएगा। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई है, परंतु यह भी स्वदेश की ही भलाई का काम था। लेखक कहते हैं, मैं जानता हूँ आप यहाँ बैठे हैं और मेरा भाषण सुन रहे हैं, विद्यालय के उद्घाटन में भाग ले रहे हैं, इससे आपका अमूल्य समय बाधित हुआ है, परंतु ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, यह भी स्वदेश की भलाई का काम है। ये अपने देश की भलाई का ही काम है। इस हेतु इसलिए आप आतुर न होइए। आतुर मतलब व्याकुल, होइए मतलब होइए। आप व्याकुल मत होइए। आपका समय यद्यपि बाधित हो रहा है, परंतु ये देश की भलाई का काम है कि एक अच्छा विद्यालय खोलना, उसमें शिक्षकों को नियुक्त करना, ये एक स्वदेश की भलाई का काम है। इसलिए आप व्याकुल न होइए और शेष अध्यापकों के कहानी का श्रवण कीजिए। शेष अध्यापकों के भी गुणों के बारे में जानिए, उनके अमृतमय जीवन की कहानी को सुनिए। लेखक कहते हैं, अगले शिक्षक का परिचय कराते हुए, ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्दंड पंडित हैं। अगले शिक्षक हैं जो ज्योतिष शास्त्र के शिक्षक हैं, जो ज्योतिष की विद्या पढ़ाएंगे, जो ज्योतिष का ज्ञान देंगे, उनका नाम है लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण। ये बड़े ही उद्दंड, बड़े ही बदमाश पंडित हैं। लुप्त लोचन का अर्थ होता है जिसके लोचन, जिसके नेत्र लुप्त हो चुके हों, जिसके नेत्र समाप्त हो चुके हों। अब ऐसा व्यक्ति जिसके नेत्र लुप्त हो चुके हैं, वह क्या पढ़ाएंगे? वह ज्योतिष शास्त्र पढ़ाएंगे। ज्योतिष विद्या में अति कुशल हैं। ये बहुत ही अच्छी ज्योतिष विद्या पढ़ाते हैं और कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ढूंढ लाए हैं। अर्थात जितने ग्रह हैं उतने तो हैं ही, उसके अतिरिक्त भी इन्होंने कितने ही ग्रह और नक्षत्रों को आकाश में जाकर ढूंढ लिया है और कितने ही नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली है। उनमें से इनका जो प्रमुख और प्रशंसनीय प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है तामिश्र मकरालय। तामिश्र मकरालय, तामिश्र का अर्थ होता है अंधकार और मकरालय मतलब समुद्र। तो अंधकार का समुद्र, इन्होंने जो ज्योतिष शास्त्र की एक पुस्तक लिखी है, ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है तामिश्र मकरालय। यद्यपि हालांकि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, इनको ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। परंतु इनको ज्योतिष का ज्ञान बहुत अच्छा है, सारे ग्रह नक्षत्रों को ये बहुत अच्छा बता सकते हैं। देखिए, जिसे दिखाई ही नहीं देता है वो कैसे ग्रह नक्षत्रों के बारे में बता सकता है। रहे पंडित शील दावानल नीति दर्पण। अब अगले शिक्षक का परिचय कराते हुए लेखक कहते हैं कि अब बचते हैं पंडित शील दावानल नीति दर्पण, और ये है नीति शास्त्र के शिक्षक। इनके गुण अपार हैं, ये बहुत ज़्यादा गुणों वाले हैं। समय बहुत थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। शील दावानल नीति दर्पण, शील बोलते हैं गुड कैरेक्टर को, जो हमारा अच्छा चरित्र होता है उसे शील कहा जाता है, और दावानल कहते हैं अग्नि को। शील दावानल अर्थात अच्छे चरित्र को अग्नि में जलाकर भस्म कर देने वाला व्यक्ति, शील दावानल। तो जो हमें नीति शास्त्र पढ़ाएंगे उनका नाम है शील दावानल, और इनके गुण बहुत अपार हैं। समय बहुत थोड़ा है, लेखक कहते हैं बहुत थोड़ा समय बचा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही इनका वर्णन आपके सामने कर रहा हूँ। और ये पंडित शील दावानल नीति दर्पण का वर्णन लेखक आरंभ कर रहे हैं कि ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं। इन्होंने अपनी आयु भर अर्थात जीवन भर नीति शास्त्र पढ़ते रहे हैं और पढ़ाते रहे हैं। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने सीखी है, इन्होंने नीति की शिक्षा तो इनसे बहुत से महात्माओं ने प्राप्त की है, परंतु इनके जो कुछ शिष्य ऐसे हैं जिन्होंने इनका नाम रोशन किया, जो इनके प्रिय शिष्य रहे, उनके नाम देखिए क्या क्या बताए गए हैं। वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस।
आप जानते हैं ये सभी हमारे पुराणों में बहुत ही खराब चरित्र वाले बताए गए हैं, बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग बताए गए हैं। और यहाँ पर शील दावानल नीति दर्पण के ये प्रिय शिष्य हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि जिस शिक्षक के शिष्य प्रिय शिष्य इस तरह के होंगे, वह शिक्षक किस प्रकार की शिक्षा देता होगा। तो लेखक कहते हैं कि वैसे तो इनसे बहुत से लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य रहे हैं। और अब भी जब कोई कठिन काम आकर पड़ता है, जब भी अंग्रेजों के जो न्यायपालिका है, जो भारत में जो न्यायपालिका है, उस समय अंग्रेजों का राज था और भारत की न्यायपालिका में अंग्रेज लोग ही न्याय करते थे। तो आज भी जब कोई अंग्रेजी न्याय करता, अंग्रेज जो लोग हैं, जो न्याय करने वाले हैं, वो इनकी अनुमति लेकर ही आगे बढ़ते हैं। अर्थात आज भी न्यायपालिका में अगर किसी विषय पर समस्या उत्पन्न होती है तो न्यायकर्ता, न्यायाधीश जो होते हैं, वो शील दावानल नीति दर्पण की अनुमति से ही आगे बढ़ते हैं, उनकी सलाह से ही आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की सराहना कहाँ तक करें, अर्थात हमारा सौभाग्य है कि हमें एक से एक शिक्षक प्राप्त हुए हैं और ऐसा संयोग तो इस संसार में परम दुर्लभ है। इस तरह का संयोग, इस तरह का सौभाग्य इस संसार में आसानी से प्राप्त नहीं होता। इस तरह का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि इतने बढ़िया विद्यालय के अंदर इतने अच्छे शिक्षक हमने नियुक्त किए हैं। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है, उस सभा में जितने भी अभिभावक आए हुए थे, जितने भी माता पिता थे बच्चों के, उनको संबोधित करते हुए लेखक कहते हैं कि अब आप सभी सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को, अपने अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने भेजें और व्यय की चिंता न करें, खर्च की चिंता न करें। क्यों न करें? अर्थात आपको अपने बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए भेजने हैं और आपको किसी प्रकार के खर्चा करने की चिंता की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात तो, प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं। हम किसी अध्यापक को वेतन, जो उसको महीने की तनख्वाह मिलती है, वो देंगे ही नहीं। और अगर देंगे भी तो 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा, मतलब अभी नहीं देंगे, 10-5 साल के बाद ही हम किसी शिक्षक को तनख्वाह या वेतन देंगे। तो जब हम किसी को वेतन देंगे ही नहीं तो हमें किसी भी प्रकार की फीस की या खर्चे की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यदि हमें भोजन की श्रद्धा हुई, यदि हम अपने इन विषय अध्यापकों को, इन अध्यापकों को भोजन करवाने की स्थिति में रहे, भोजन की श्रद्धा हमारी हुई, तो हम क्या करेंगे? तब भी हम किसी से कोई खर्चा नहीं करेंगे और भोजन का बंधान बांध देंगे। कहीं से इनके भोजन की बंदी कर देंगे, कहीं से भोजन लगा देंगे, जो आकर के इन्हें ऐसे ही भोजन करवा दिया करेगा। और नहीं तो ये नियत कर देंगे, और नहीं तो ये तय कर देंगे कि पाठशाला से संबंधित जो भी द्रव्य हो, जो भी धन है पाठशाला से संबंधित, उसका वो सब मिलकर नाश लिया करें। नाश लिया करें मतलब नाश कर दिया करें। अर्थात हम आपसे कोई खर्चा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम अपने शिक्षकों को किसी प्रकार का वेतन नहीं देंगे। हम केवल अगर हमारी श्रद्धा हुई, हमारी इच्छा हुई, तो उन्हें भोजन उपलब्ध करवाएंगे और उन्हें ये कह देंगे कि विद्यालय से संबंधित जितना भी धन है वो सभी मिलकर उसका नाश कर सकते हैं, उसे नष्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर ये स्वप्न चल रहा है, यहाँ तक सपना हो गया है पूरा, और लेखक ने इस स्वप्न के माध्यम से तत्कालीन भारत की जो दुर्दशा हो चुकी थी, जो परिस्थितियाँ थी, या उस समय लोगों का नेचर कैसा होता था, प्रकृति कैसी होती थी, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तरों की। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में से भी जो 5वां प्रश्न है वो हमें करना है कि ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का नाम क्या था। ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का नाम था लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण। अब बात करते हैं लघुत्रात्मक प्रश्नों की। लघुत्रात्मक प्रश्नों में भी प्रश्न 6 और 7 हम पहले कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं 8वें प्रश्न की, और 8वां प्रश्न है पंडित प्राणांतक प्रसाद की क्या विशेषता बताई गई है। पंडित प्राणांतक प्रसाद की विशेषता बताई गई है कि ये बहुत ही कुशल चिकित्सक है और चिता पर चढ़ता हुआ रोगी इनके उपकार को नहीं भूलता, क्योंकि वो उसके रोग के दुख से, वो उसकी बीमारी के दुख से ही उसे मुक्त नहीं करते, अपितु संसार के दुखों से भी उसे मुक्त कर देते हैं और उसे स्वर्ग का सुख प्राप्त करवा देते हैं। फिर है प्रश्न संख्या
9 जो कि निबंधात्मक प्रश्न है, सप्रमाण सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु जी ने इस निबंध में तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग के माध्यम से उपस्थित किया है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न एक व्यंग शैली में लिखा गया निबंध है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तत्कालीन भारतीय समाज का वर्णन किया है, और वो किसके माध्यम से किया है? व्यंग के माध्यम से। और जिसे किन किन बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है, उनमें से पहला बिंदु है धार्मिक अंधविश्वास, और लेखक ने व्यंग शैली में इस निबंध को लिखते हुए या व्यंगपूर्ण तरीके से इस बात को उजागर किया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में लोग धर्म में अंधा अनुकरण किया करते थे। वे अपना नाम अमर करने के लिए, उन्हें लगता था, एक अंधविश्वास था उन्हें कि मरने के बाद भी व्यक्ति का नाम अमर रहता है और उसके लिए उसे कुछ कार्य करने पड़ते हैं, और इसीलिए लोग अपना नाम अमर करने के लिए धर्मशालाएं, मंदिर आदि बनवाया करते थे। जैसा कि लेखक ने भी अपना नाम अमर करने के लिए स्वप्न में ही एक विद्यालय का निर्माण करवाया। तो धार्मिक अंधविश्वास उन्होंने व्यंग के माध्यम से बताया है। अगला जो पॉइंट है वो आप ले सकते हैं, चंदा लेने की प्रवृत्ति। तत्कालीन भारतीय समाज में चंदा लेने की प्रवृत्ति लोगों में हुआ करती थी। लोग धार्मिक कार्य करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए जो धर्मशालाएं, मंदिर, प्याऊ आदि का निर्माण करवाते थे, उसके लिए वो निजी धन काम में नहीं लेते थे, वे चंदे का धन उपयोग में लाया करते थे, और चंदे की सारी राशि वो धार्मिक कार्य में न लगाकर क्या करते थे, वो उस राशि का अपने निजी स्वार्थ के लिए भी काम में ले लिया करते थे। जैसा कि लेखक ने कहा है कि चंदे से इतना धन प्राप्त हुआ कि क्या हुआ, उनके परिवार के लिए भी बहुत दिनों तक, बहुत पीढ़ियों तक बच गया। आगे आप लिख सकते हैं, उस समय के समाज का व्यंगपूर्ण चित्र जो है वो भ्रष्ट न्यायपालिका के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उस समय की न्यायपालिका भ्रष्ट हुआ करती थी, और जो न्याय होता था उसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। अपराधियों को कई बार छोड़ दिया जाता था और देशभक्तों आदि को मृत्यु दंड वगैरह दे दिया जाता था। फिर आप लिख सकते हैं अगला बिंदु, शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में भी उस समय के समाज में बहुत भ्रष्टता फैल गई थी, भ्रष्टाचार फैल गया था। शिक्षकों को कोई वेतन नहीं देता था, इसलिए शिक्षक भी विद्यार्थियों को शिक्षा देने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाते थे। शिक्षक जो थे वो अपने कार्य में बेईमानी करते थे, शिक्षक अपने छात्रों को शिक्षा देने में आनाकानी करते थे। शिक्षक भी ऐसे ही होते थे और विद्यार्थी भी ऐसे ही होते थे, और शिक्षकों को क्योंकि वेतन नहीं मिलता था, इसलिए शिक्षक मिलकर विद्यालय के धन का दुरुपयोग कर लिया करते थे। अगला जो है वो आप बता सकते हैं कि उस समय लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम की भावना कम हो चुकी थी और अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति को लोग अपनाने लग गए थे। जैसा कि लेखक ने कहा है कि पढ़ी लिखी लोग जो हैं, जैसे अगर ऐसा ही अंग्रेजी सभ्यता का प्रचार प्रसार रहा तो लोग मंदिर की ओर मुख कर भी नहीं देखेंगे, अर्थात उस समय पढ़े लिखे लोग मंदिर आदि जाने से कतराया करते थे। अब हम बात करते हैं 10वें प्रश्न की, भारतेंदु जी की शैली पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भारतेंदु जी के लेखन के समय, जब भारतेंदु जी लिखा करते थे, उस समय दो प्रकार का लेखन हुआ करता था। एक तो ऐसा लेखन जिसमें तत्सम प्रधान शब्द हुआ करते थे, एक ऐसा लेखन जिसमें उर्दू, अरबी, फारसी आदि के शब्द हुआ करते थे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सामंजस्य की नीति को अपनाया है। वो आपस में तालमेल रखते थे, वो न तो नवीन को अपनाते थे न पुराने को छोड़ते थे। तो इनके बीच का कुछ रखते थे कि पुराने को पूरी तरह से छोड़ना नहीं और नए को पूरी तरह से बिना सोचे समझे अपनाने का काम नहीं करना। इसलिए उन्होंने लेखन में भी एक मध्यम शैली को अपनाया। उन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दों का और अरबी, उर्दू, फारसी के शब्दों का प्रयोग भी किया है। लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग भी इस भाषा को या इनकी भाषा को प्रवाहपूर्ण और प्रभावशाली बनाता है, हम देख चुके हैं। तो इनकी शैली को हम कह सकते हैं कि ये विचारात्मक शैली में लिखते हैं। तो इनकी जो शैली है उसे आप पॉइंट में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट हो सकता है विचारात्मक, कि जैसा कि इस निबंध का आरंभ भी एक विचार से होता है, और वो विचार क्या है कि इस संसार में शरीर नश्वर है और कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। तो निबंध जो है वो भारतेंदु जी बहुत विचारात्मक शैली में लिखते हैं। उन्होंने बहुत छोटे छोटे विचारों को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान देकर निबंध की रचना की है, तो विचारात्मक शैली का प्रयोग करते हैं।
फिर है वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली के अंदर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर भारतेंदु जी ने तत्कालीन भारतीय समाज का वर्णन किया है। एक एक शिक्षक का वर्णन जिस प्रकार से भली भांति किया है तो कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना इस निबंध में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। फिर है व्यंग शैली। व्यंग शैली तो हमें इस निबंध में जगह जगह पर दिखाई ही दे रही है। भारतेंदु जी ने व्यंग शैली का प्रयोग करते हुए तत्कालीन भारतीय समाज का चित्र भली भांति हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो इस प्रकार से विचारात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली और आपका आ जाएगा इसमें मध्यम शैली जो इन्होंने काम में ली है वो आ जाएगा। वर्णन शैली, इन्होंने वर्णन का काम भी किया है। तो इस प्रकार से आपको इनकी शैली के अंदर ये सारे पॉइंट कवर करने हैं। व्याख्या वाला प्रश्न मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ। आपको मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि ये सारा काम आपको बार बार समझकर और बहुत आराम से बिल्कुल सही करना है। पिछला काम अगर पूरा नहीं किया हो तो वो भी करना है। इस वीडियो के लिए ये जो हमने आज वीडियो पढ़ा है या फिर पिछले 2 वीडियो में हमने जो चैप्टर पढ़ा है, मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैप्टर को एक बार अपनी तरफ से पूरा पढ़ेंगे और जब हम लाइव क्लास में मिलेंगे तब मुझसे उन प्रॉब्लम्स को पूछेंगे जो आपको चैप्टर पढ़ने में आई हैं। लेकिन यहाँ लाइव क्लास के लिए मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि हमारी लाइव क्लास बुधवार को अर्थात कल न होकर के शनिवार को होगी। ये व्यवस्था केवल इसी हफ्ते के लिए है कि हमारी क्लास कब होगी। हमारी क्लास शनिवार को होगी, बाकी अगले हफ्ते से हम फिर से बुधवार को मिला करेंगे। और इस बार बुधवार के दिन आपसे नितिन जी सर बात करेंगे। लाइव क्लास को थोड़ा सा आपको सीरियसली लेना है। बार बार नेट की प्रॉब्लम को बताते हुए टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि नेट तो जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे आपके वहाँ हो चाहे हमारे यहाँ पर हो। हमें इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए समस्या के साथ में इस लाइव क्लास को सक्सेस बनाने का प्रयास करना है। थैंक यू।